आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग सीएनटी एक्ट 1908 के विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जेपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। जी बिल्कुल। हमारे पास इस अधिनियम के कुछ अंश हैं और हमारा मिशन है इन जटिल कानूनी शब्दों के जाल को सुलझाना। और ये जाल सच में बहुत उलझा हुआ लगता है, खासकर नए छात्रों के लिए। हाँ, और जो लोग जेपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चर्चा बहुत ही काम की साबित होगी। यकीनन, क्योंकि प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा सवाल सीधे सीधे इन्हीं परिभाषाओं से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। जब हम काश्तकार, भूधारक, रैयत जैसे शब्द सुनते हैं तो सब एक जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी भूल भुलैया में हो। इस भूल भुलैया से निकलने का पहला रास्ता क्या है? इन सब में बुनियादी फर्क क्या है? ये सवाल ही आप समझिए इस पूरे कानून को समझने की चाबी है। अच्छा, अक्सर लोग इन्हीं शब्दों में उलझ जाते हैं, जबकि कानून ने इसे एक बहुत ही साफ सुथरे ढांचे में रखा है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक पिरामिड की तरह देखें तो इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक पिरामिड, ठीक है, ये कल्पना करने में आसान है। हाँ, इस पिरामिड में सबसे ऊपर है सरकार, जिसके पास सारी जमीन का मालिकाना हक है। ओके, सरकार सबसे ऊपर। तो सरकार के ठीक नीचे कौन आता है? सरकार के ठीक नीचे पहली परत में आते हैं भूधारक, यानी टेन्योर होल्डर्स। ये धारा 5 में परिभाषित हैं। भूधारक? जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार से जमीन का एक बड़ा हिस्सा धारण करने यानी होल्ड करने का अधिकार लिया है। इनका मुख्य उद्देश्य या तो खुद खेती करवाना हो सकता है या फिर आगे किसी और को खेती के लिए देकर उससे लगान वसूलना। तो ये एक तरह से जमीनवार जैसे हो गए, जो सरकार और असली किसान के बीच की कड़ी हैं। अब बिल्कुल सही समझ रही हैं, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अच्छा, तो भूधारक सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठे हैं। फिर असली किसान जो खेतों में काम कर रहा है वो कौन है? वो है रैयत। रैयत ये पिरामिड की दूसरी परत है। दूसरी परत? हाँ, रैयत वो व्यक्ति है जो भूधारक के नीचे मुख्य रूप से खेती करने के मकसद से जमीन लेता है। धारा 6 में इसका जिक्र है। तो फर्क साफ है। भूधारक का काम जमीन को होल्ड करना और लगान इकट्ठा करना हो सकता है, लेकिन रैयत का प्राथमिक उद्देश्य ही खेती करना है। सही पकड़ा। और इसी पिरामिड में एक और परत भी है। एक और परत? अधिनियम में तो काश्तकारों के 4 वर्गों का जिक्र है: भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खुंटकट्टीदार। जी, हमने भूधारक और रैयत को समझ लिया। ये दर रैयत कहाँ फिट होते हैं? क्या ये पिरामिड में और भी नीचे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। दर रैयत या अंडर रैयत वो काश्तकार है जो किसी रैयत के अधीन जमीन धारण करता है। अच्छा, मतलब रैयत के भी नीचे साफ हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हमेशा रैयत की होती है। ऐसा लगता है कि सारे अधिकार और सारे विवाद इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या सभी रैयत एक जैसे होते हैं या इनमें भी कोई प्रकार है? यही इस कानून का सबसे दिलचस्प पहलू है और यहीं पर परीक्षा में सबसे बड़ा ट्रैप होता है। ओके। कानून सभी रैयतों को एक ही तराजू में नहीं तौलता। ये उनके जमीन के साथ रिश्ते की प्रकृति और इतिहास को देखता है। मोटे तौर पर 3 तरह के रैयत होते हैं। 3 प्रकार? और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं अधिभोगी रैयत, यानी ऑक्यूपेंसी रैयत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अधिभोग मतलब कब्जा। ऑक्यूपेंसी। धारा 17 के अनुसार अगर कोई रैयत किसी गांव में एक ही जमीन पर लगातार 12 साल तक खेती करता है तो उसे उस जमीन पर एक विशेष अधिकार मिल जाता है। 12 साल? जी, उसे उस जमीन से आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकता। ये 12 साल की अवधि एक तरह से उस किसान के परिश्रम और जमीन के साथ उसके गहरे रिश्ते को कानूनी मान्यता देती है। 12 साल, ये एक महत्वपूर्ण नियम है। मुझे लगता है कि असल जिंदगी में यहाँ बहुत खींचतान होती होगी। बहुत ज्यादा। क्या कोई भूधारक किसी किसान को 11वीं साल में ही जमीन से निकालने की कोशिश नहीं कर सकता ताकि उसे यह अधिकार न मिले? यह एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और कानून का इरादा ठीक इसी तरह के शोषण को रोकना है। तो क्या इसके लिए कोई सुरक्षा है कानून में? बिल्कुल है। अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो गैर कानूनी बेदखली से रैयत की रक्षा करते हैं। अगर किसी रैयत को बिना किसी ठोस कानूनी वजह के हटाया जाता है तो वो उपायुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर के पास जा सकता है। अच्छा। दूसरे प्रकार की रैयत हैं अनाधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, मतलब वो जिन्हें अभी तक अधिभोग का अधिकार नहीं मिला है। ठीक है, मतलब जो 12 साल की शर्त पूरी नहीं कर पाए। और तीसरे? आपने कहा था 3 प्रकार होते हैं। तीसरा प्रकार सबसे खास है और झारखंड की पहचान से जुड़ा है। वो है खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। खूंट कट्टी? जी,
ये अधिकार उन रैयतों या उनके वंशजों को मिलता है जिन्होंने सबसे पहले जंगल की भूमि को साफ करके उसे खेती के लायक बनाया। खूंट का मतलब वंश या परिवार से है। यह कानून उस पहले व्यक्ति के पसीने और हिम्मत को सम्मान देता है जिसने जंगल को खेत में बदला। ये तो कमाल है। मतलब एक अधिकार समय की कसौटी पर मिलता है, 12 साल की खेती पर। हाँ, और दूसरा अधिकार इतिहास की कसौटी पर, यानी जंगल को सबसे पहले आबाद करने पर। बिल्कुल सही। कानून यहाँ सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि समाज के इतिहास को भी दर्ज कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कानून सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं करता, यह अधिकारों को उनकी ऐतिहासिक जड़ों से पहचानता है। जंगल को साफ करके खेत बनाने की बात से ही हम इस कानून के सबसे पवित्र हिस्से तक पहुंचते हैं। मैं उन शब्दों की बात कर रही हूं जो अक्सर सुनने में आते हैं, मुंडारी खुंडकट्टीदार और भुयन हरी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये खूंट कट्टी रैयत से सुनने में बहुत मिलते जुलते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा उलझन होती है। इन तीनों में असल फर्क क्या है? ये अंतर समझना मतलब CNT एक्ट के दिल को समझना है। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। ठीक है। कल्पना कीजिए, सदियों पहले जंगल से घिरा एक इलाका है। मुंडा समुदाय के कुछ परिवार वहां आते हैं, जंगल के एक हिस्से को साफ करते हैं, वहां अपना गांव बसाते हैं और खेती शुरू करते हैं। ओके। वो जो जमीन उन्होंने बनाई वो उनकी खुंडकट्टी जमीन हुई और वो परिवार या उनके वंशज मुंडारी खुंडकट्टीदार कहलाएं। ये धारा 8 में बताया गया है। तो ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके गांव की नींव है, उनकी पहचान है। ये अधिकार केवल मुंडा जनजाति के उन सदस्यों से जुड़ा है जिन्होंने वो गांव बसाया, इसलिए ये सबसे संरक्षित अधिकारों में से एक है। तो मुंडारी खुंडकट्टीदार का सीधा संबंध मुंडा जनजाति और उनके द्वारा बसाए गए गांव से है। ये बहुत साफ हो गया। जी। तो फिर भुईहरी क्या है? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसी इलाके में कुछ समय बाद उरांव जनजाति जैसे दूसरे आदिवासी समुदाय के लोग आते हैं। वो भी जंगल के किसी दूसरे हिस्से को साफ करके खेती शुरू करते हैं। वो मुंडारी खुंडकट्टीदार नहीं है क्योंकि उन्होंने वो मूल गांव नहीं बसाया। अच्छा। लेकिन उनके परिश्रम को भी तो मान्यता मिलनी चाहिए। तो कानून ने उनकी बनाई हुई जमीन को भुईहरी का नाम दिया। भुईहरी की परिभाषा धारा 3 के सबसेक्शन 24 में है। तो भुईहरी जमीन उन मूल निवासियों की है जो मुंडारी खुंडकट्टीदार नहीं है, जैसे कि उराव। मैं अब इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ पा रही हूँ। मुंडारी खुंडकट्टीदार मुंडा समुदाय के गांव बसाने वालों के लिए है। सही है। भुईहरी दूसरे आदिवासी समुदायों जैसे उरावों के लिए है जिन्होंने जमीन तैयार की। तो फिर वो तीसरा शब्द खूंटकट्टी रैयत जिसका जिक्र हमने पहले किया था, वो कौन है? खूंटकट्टी रैयत एक ज्यादा कह सकते हैं जेनेरिक शब्द है। जेनेरिक। हाँ, ये किसी भी उस रैयत के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसने जंगल भूमि को कृषि योग्य बनाया हो, चाहे वो मुंडारी हो या नहीं। अच्छा। तो आप देख सकती हैं कि कानून कितना बारीक है। मुंडारी खूंटकट्टीदार सबसे विशिष्ट और मजबूत अधिकार है, फिर भुईहरी आता है और खूंटकट्टी रैयत एक व्यापक श्रेणी में। तो ये महज शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये असल में अलग अलग समुदायों की ऐतिहासिक यात्रा और उनके योगदान को कानूनी मान्यता देना है। बिल्कुल। एक शब्द मुंडाओं की विरासत को बचाता है, दूसरा उरांव की। ये तो सच में एक जीता जागता ऐतिहासिक दस्तावेज है। सही बात है। और जब भी आज के झारखंड में हम भूमि अधिग्रहण या विकास परियोजनाओं पर विवाद की खबरें सुनते हैं, तो अक्सर उन विवादों की जड़ में इन्हीं शब्दों के अलग अलग अर्थ और उनसे जुड़े अधिकार होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने जमीन पर अधिकार रखने वाले लोगों और उनके विशेष दर्जे को समझ लिया है। जी। लेकिन इन रिश्तों को चलाने के लिए कुछ और बुनियादी कानूनी शब्दों को समझना जरूरी है, जैसे जोत, लगान और अंतरण। ये शब्द सुनने में तो सरल लगते हैं, पर कानून की नजर में इनका क्या मतलब है? चलिए इन्हें भी सरल बनाते हैं। जोत यानी होल्डिंग का मतलब है वो जमीन का टुकड़ा या टुकड़े जो एक काश्तकार के पास है, उसकी यूनिट ऑफ लैंड। हाँ बिल्कुल। इसी के लिए कानून में एक और शब्द भुगती भी इस्तेमाल हुआ है। फिर आता है लगान, मतलब रेंट। लगान यह वो कीमत है जो पैसा भी हो सकती है या फसल का कोई हिस्सा जो काश्तकार अपनी जोत के इस्तेमाल के बदले अपने भूस्वामी को देता है। ये इस पूरे भूमि संबंध का आधार है। और अंतरण यानी ट्रांसफर। ऐसा लगता है कि पूरा CNT एक्ट इसी एक शब्द को नियंत्रित करने के लिए बना है। हाँ, एक तरह से ये सच है। अंतरण यानी जमीन के अधिकार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना, जैसे बेचना या दान देना। हाँ, बेचना, दान देना, गिरवी रखना। इस कानून का एक मुख्य उद्देश्य ही जनजातीय भूमि के अवैध अंतरण को रोकना है।
कानून ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उनकी जमीन आसानी से गैर आदिवासियों के हाथ में ना चली जाए। इसीलिए इस पर इतने सख्त नियम हैं। बहुत सख्त नियम और शर्तें हैं। हर तरह के ट्रांसफर की इजाजत नहीं है। तो इस पूरे जटिल सिस्टम को, इन सभी अधिकारों और प्रतिबंधों को लागू कौन करवाता है? जमीन पर इसका संरक्षक कौन है? वो कौन सा अधिकारी है जिसके दरवाजे पर एक आम रैयत इंसाफ के लिए दस्तक दे सकता है? इस पूरे अधिनियम की रीढ़ हैं उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर, जिन्हें हम आम भाषा में डीसी कहते हैं। डीसी जी। कानून के तहत उपायुक्त सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, बल्कि एक न्यायालय की तरह काम करते हैं। इस शब्द के अंतर्गत कलेक्टर, सहायक कलेक्टर और कोई भी ऐसा अधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार ये शक्तियां दे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब सीएनटी एक्ट से जुड़े जमीनी विवाद जो सामान्य दीवानी अदालतें होती हैं, सिविल कोर्ट्स, उनमें नहीं जाते। ज्यादातर मामले नहीं जाते। भूमि की वापसी, गैर कानूनी बेदखली, लगान से जुड़े विवाद, ये सब डीसी के पास। हाँ, इन सब की सुनवाई उपायुक्त की अदालत में होती है। इसके पीछे सोच ये है कि उपायुक्त सिर्फ कानून के अक्षर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी समझते हैं। वो उस इलाके के सामाजिक आर्थिक ताने बाने से वाकिफ होते हैं। अच्छा। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां एक आदिवासी परिवार किसी कानूनी पेचीदगी में अपनी जमीन लगभग खो चुका था, लेकिन उपायुक्त की अदालत ने सीएनटी एक्ट की मूल भावना को समझते हुए उनके अधिकारों की रक्षा की। तो ये कानून का एक तरह से सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने क्या समझा? हमने काश्तकारों के उस पिरामिड को समझा जिसमें सबसे ऊपर भूधारक, फिर रैयत और दर रैयत है। जी। और हमने जाना कि रैयत भी 3 तरह के होते हैं। एक वो जिसे 12 साल की खेती से अधिभोगी का दर्जा मिलता है, और दूसरा वो जिसे जंगल को खेत बनाने के ऐतिहासिक काम के लिए खूंट कट्टी का अधिकार मिलता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे मुंडारी खूंट कटीदार और भुईहरी जमीनें महज खेत नहीं, बल्कि क्रमशः मुंडा और उरांव जैसी जनजातियों की विरासत और पहचान के प्रतीक हैं। बिल्कुल। और इन सभी अधिकारों के प्रहरी के रूप में उपायुक्त खड़े हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये कानून सिर्फ किताबों में ना रह जाएं। ये साफ है कि ये परिभाषाएं सिर्फ शब्द नहीं है। ये झारखंड की आदिवासी आबादी के जल, जंगल और जमीन से जुड़े सदियों के संघर्ष और अधिकारों की नींव है। हर शब्द के पीछे एक इतिहास है। हाँ। इन शब्दों को समझना मतलब झारखंड के इतिहास और समाज को समझना है। और इसी के साथ हम आज के विश्लेषण को समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने 1908 में बने इस कानून के शब्दों को तो समझ लिया। अब आज के बारे में सोचिए। जब किसी इलाके में जहां मुंडारी खूंट कट्टी जमीन है, वहां अरबों की खनिज संपदा मिलती है और एक बड़ी खनन परियोजना का प्रस्ताव आता है, तब क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कानून की नज़र में वो जमीन एक समुदाय की पवित्र विरासत है जिसे बेचा नहीं जा सकता। आधुनिक अर्थशास्त्र की नज़र में वो अरबों डॉलर का कच्चा माल है जो देश के विकास के लिए जरूरी है। ये सिर्फ सुरक्षा और विकास की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये मूल्य की 2 अलग-अलग परिभाषाओं का टकराव है। एक दुनिया के लिए उसका मूल्य उसकी विरासत में है, दूसरी दुनिया के लिए उसका मूल्य बाजार में है। ऐसे में आगे का सही रास्ता क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। उम्मीद है कि सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय पर ये जो विस्तृत चर्चा हुई है, ये जेपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में सबके लिए सहायक होगी। अगले ऑडियो में हम आगे के अध्यायों पर बात करेंगे। जरूर। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल AI एग्जाम चौपाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद। धन्यवाद।